Hello guys, so welcome my YouTube channel. Today's we are learn about ओटाइटिस मीडिया. गाइज हम PYQ की नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें से अपना पहला टॉपिक है ओटाइटिस मीडिया, जो कि 2023 और 2024 में पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, तो लेट्स अबाउट क्वेश्चन क्या पूछा गया उसको पहले डिस्कस करते हैं. डेफिनेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया, राइट प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ पेशेंट विद ओटाइटिस मीडिया, राइट सर्जिकल एंड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया. ये 15 नंबर में पूछा गया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो लेट्स डिस्कस अबाउट ओटाइटिस मीडिया. तो ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? ओटाइटिस मीडिया इज नेम सजेस्ट ओटो स्टैंड फॉर ईयर, आइटिस स्टैंड फॉर इन्फ्लेमेशन, और मीडिया डिनोट मिडिल ईयर, पार्ट ऑफ मिडिल ईयर. तो ओटाइटिस मीडिया है जैसे कि इन्फ्लामेशन, ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन होना ही ओटाइटिस मीडिया है. तो यही है कि किसी वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन इज कन्वर्ट टू इन्फ्लामेशन. दैट मे बी एक्यूट और क्रोनिक, दैट मे बी ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन. तो ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर that may be chronic or acute due to the bacterial infection or viral infection that involve mastoid process and air cell इन्फ्लेमेशन. ओटाइटिस मीडिया के अंदर जो मिडिल ईयर होगा, मिडिल ईयर के साथ साथ मास्टोइड प्रोसेस भी होती है और एयर सेल्स प्रेजेंट होती है, उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन अपन को देखने को मिलेगा. देन इंट्रो के बाद अपन डिस्कस करते डेफिनेशन क्या होती है. तो डेफिनेशन ओटाइटिस मीडिया इज रिफर्स टू इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर and the air filled spaces behind the ear and eardrum that contains ossicles. तो क्या बोला है कि ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर, एयर सेल्स एंड द ईयर ड्रम बिहाइंड द ओसिकल्स. इसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है. इंट्रो देख लिया अपन ने, डेफिनेशन देख लिया. देन प्रिवेलेंस की बात करते हैं. प्रिवेलेंस ये मोर कॉमनली चाइल्डहुड एज में देखने को मिलता है, लेकिन ये किसी भी एज को अफेक्ट कर सकता है. अब इसके टाइप्स देखते हैं. टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है. तो टाइप्स फर्स्ट है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सेकेंड है सीरियस ओटाइटिस मीडिया, थर्ड है क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, एंड फोर्थ इज क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन. फर्स्ट डिस्कस करते हैं अपन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो होता है ये एक रैपिड ऑनसेट इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर विद इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्यूजन. ये क्या होता है कि रैपिड ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन होता है जो कि इन्फ्लेमेशन एंड इफ्यूजन. इफ्यूजन का मतलब होता है कि एक्सुडेट के कलेक्शन की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे कंजेशन हो रहा है. तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जो कि अभी मतलब जो नया इन्फेक्शन या न्यू इन्फेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. ड्यूरेशन इसका होता है कि लेस देन 3 वीक्स होता है और कॉमन इन्फेंट, यंग और यंग चिल्ड्रन के अपन में देखने को मिलता है. सेकेंड होता है सीरियस ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन. सीरियस एज नेम सजेस्ट, ये क्या होता है, क्लियर लिक्विड फिल्ड ओटाइटिस मीडिया होता है, जिसमें क्या बोला है कि प्रेजेंस ऑफ नॉन पुरुलेंट फ्लूइड. नॉन पुरुलेंट का मतलब होता है कि पस फिल्ड जो सेल्स होती है यहाँ पे एब्सेंट होती है. क्या होता है, पस सेल्स यहाँ पे एब्सेंट रहेगी. तो प्रेजेंस ऑफ नॉन पुरुलेंट मतलब पस सेल जो रहेगी यहाँ पे एब्सेंट रहेगी. फ्लूइड इन मिडिल ईयर विदाउट साइन ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन. लेकिन इसमें ये किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन अपन इसको इन्फेक्शन की वजह से नहीं, ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन की वजह से नहीं होगा, ये चीज़ कंसिडर करेंगे. इसका जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन जो होता है मोर देन 3 वीक्स होता है टू 3 मंथ, मोर देन 3 वीक टू 3 मंथ्स होता है. थर्ड डिस्कस करते हैं कि क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया क्या होता है कि इट इज़ अ परसिस्टेंट इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर विद परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड डिस्चार्ज. इसमें क्या होता है कि क्रोनिक की बात कर रहा है. तो क्रोनिक जो होता है वो क्या होता है, प्रोलॉन्ग टाइम तक ये रहता है. तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन मतलब प्रोलॉन्ग टाइम तक रिकरेंट इन्फेक्शन या बार बार इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो मिडिल ईयर में जो टेम्पोनिक मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है. वीक होने की वजह से क्या होती है, वो परफोरेट हो जाती है, डैमेज होती है. वीक होने की वजह से डैमेज हो जाती है, एंड देन वो क्या हो जाती है, एट द लास्ट मोमेंट परफोरेट हो जाती है. एंड देन जो अंदर का जो मिडिल ईयर के अंदर का जो डिस्चार्ज होता है क्या होता है, वो आउटसाइड द ईयर आने लग जाता है. ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओटोरिया.
देन हम इसमें देखते हैं इसकी ड्यूरेशन क्या होती है। तो ये इसकी जो ड्यूरेशन होती है मोर देन 6 वीक होती है, या एंड देन एसोसिएटेड विथ हियरिंग लॉस, बिकॉज ये बोला है कि क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है जो कि परसिस्टेंट इन्फेक्शन होता है। तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसको वो डैमेज होती है, पहले डैमेज होती है, एंड देन वीक इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि जिसकी वजह से परफोरेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस जो रहता है उसमें कॉमनली देखने को मिलता है। फिर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब होता है कि किसी टाइप का पस या फिर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाना ही इफ्यूजन कहलाता है, जिसकी वजह से आपास की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो इफ्यूजन परसिस्टिंग विद, अगर ये मोर देन 3 मंथ होता है, एंड देन विदाउट साइन ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, इसमें कोई साइन इन्फेक्शन का कोई साइन नहीं होता, लेकिन वो फ्लूइड जो रहता है वो एक्यूमुलेटेड रहता है। ये क्या करता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस करता है, एंड देन स्पीच जो रहती है वो उसको डिले करेगा, क्योंकि इसमें जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है, यूस्टेकियन ट्यूब में प्रेशर बनाएगा या फिर वहाँ पे कंजेशन करेगा, जिसकी वजह से बच्चे की जो स्पीकिंग जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिले डेवलप होती है। देन देखते हैं अपन ईटियोलॉजी क्या होती है। तो ईटियोलॉजी का मतलब होता है कोज जो कि उस बीमारी के होने की वजह है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ओटाइटिस मीडिया इज नेम सजेस्ट, ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। अब इन्फ्लामेशन हुआ है, इन्फ्लामेशन किसी ना किसी वजह से हुआ है। तो इन्फ्लामेशन जो होता है वो इसमें क्या इसमें कौन सी वजह से हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन चांसेस होते हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इन्फेक्शन होता है, क्योंकि इसे न्यूमोनिया जो होता है वो लंग्स का कैंसर, मतलब लंग्स के अंदर एक एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से एबनॉर्मल लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जिसकी ये वाला जो इन्फेक्शन होता है ये मिडिल ईयर को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जो पासेज होता है बच्चों का वो क्या होता है, पासेज ऑफ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूस्टेकियन ट्यूब के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इससे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एच इन्फ्लुएंजा एंड देन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन। अब वायरल इन्फेक्शन में जो होता है वो राइनो वायरस की वजह से हो सकता है, एडिनो वायरस एंड इन्फ्लुएंजा एंड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। एंड देन हम देखते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या क्या होते हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होते हैं, जो कि बॉडी को डिसीज़ के लिए वल्नरेबल बनाती है, बॉडी को डिसीज़ के लिए वीक बना देते कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यूस्टेकियन ट्यूब डिसफंक्शन, यूस्टेकियन ट्यूब जो रहेगी वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एलर्जिक राइनाइटिस, एडिनोइड हाइपरट्रोफी, एक्सपोजर टू स्मोक और बॉटल फीडिंग वाइल लाइंग डाउन पोजीशन। तो ये वाले प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। एंड देन अपन पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि कंडीशन अपन ने ऊपर पढ़ी, अभी अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन डेवलप होगी तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो इंजरी होती है वो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, ईजी हो जाती है, जिसकी वजह से अपना इम्यून सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स जनरेट होता है। अब ये जो इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, जिसकी वजह से क्या वहाँ पे एबनॉर्मल पस फॉर्मेशन होने लग जाता है। अब ये जो पस रहता है मिडिल ईयर के अंदर कंजेशन कोज करता है, जिसकी वजह से जो आसपास की जो मेम्ब्रेन होती है, जो ओसिकल्स होती है, वहाँ पे क्या प्रेशर जनरेट होने लग जाता है। अब प्रेशर जनरेट के होने को जनरेट नेगेटिव प्रेशर, जो कि एक नेगेटिव प्रेशर होता है। अब ये क्या करती है, अगर प्रेशर जनरेट हुआ तो ये जो सराउंडिंग, अभी यहाँ पे मान लो ओसिकल से तो ये क्या करे, प्रेशर उसके ऊपर जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ओसिकल्स होती है वो डैमेज होने लग जाती है, और जो ईयर ड्रम होता है वो भी क्या होने लग जाता है, डैमेज होने लग जाता है। तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। एंड देन वहाँ पे कंप्रेशन की वजह से जो ब्लड सप्लाई जो नॉर्मली होना चाहिए, ब्लड सप्लाई और साथ में न्यूट्रिएंट की सप्लाई जो नॉर्मली होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। एंड देन एट द एंड अपन को लॉस ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम पढ़ लेते हैं कि साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं इस डिसीज़ के। तो सबसे पहला होता है पेन होता है क्योंकि वहाँ पे कंजेशन हो रहा है, कंजेशन की वजह से वहाँ की जो आसपास की जो नर्व सेल्स होती है वो कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन देखने को मिलता है। सेकेंड है कि कंजेशन होता है, कंजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो रहती है वो एक्सुडेट फॉर्म करती है। अभी एक्सुडेट और सीरस फ्लूइड जो मिलकर क्या बनाते हैं, वहाँ पे एक्सेसिव कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, कंजेशन देखने को मिलता है। अब इन्फेक्शन है तो जिसकी वजह से फीवर, चेल्स और मेलेस देखने को मिलेगा।
ऑटोफोनी का मतलब होता है, ऑटोफोनी देखने को मिलता है। ऑटोफोनी का मतलब होता है कि जो अपन बोलते हैं, गुनगुनाते हैं तो अपनी आवाज़ ज़्यादा आती है मुकाबले बाहर की आवाज़, जिसकी वजह से किसकी वजह से देखने को मिलता है ये फुलनेस ऑफ ईयर। डिफनेस देखने को मिला है, डिफनेस बहरापन देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो रहती है वो अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से देखने को मिलेगा। टिनाइटिस, कान में रिंगिंग की आवाज़ सुनाई देगी। वर्टिगो, वर्टिगो क्योंकि इसमें वेस्टिबुलर और जो कोक्लिया होता है वो वाला पार्ट क्या हो रहा है, वो अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, वर्टिगो। अब पस और एक्सुडेट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हुई, और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो रहती है वो क्या फॉर्म करती है, पस या एक्सुडेट फॉर्म करती है। एंड देन कोलेसिस्टियोमा देखने को मिले। कोलेसिस्टियोमा का मतलब होता है कि जो इनर ईयर होता है, जो मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर के अंदर जो स्किन लाइक सेल्स जनरेट होने लग जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोलेस्टियोटोमा। एंड द कार्ट विल अपीयरेंस ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो कार्ट देखिए आपने कैसी होती है, कार्ट इस टाइप की होती है। तो जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को जब अपन ओटोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे, ओटोस्कोप से एग्जामिनेशन करेंगे, तो उस टाइम पे कैसी देखने को मिलेगी, इसी कार्ट लाइक देखने को मिलेगी। मतलब कार्ट के लाइक मतलब गोल चक्रे के समान देखने को मिलेगी, उसके जैसा अपीयरेंस होगा। अब इस डिसीज को कैसे डायग्नोस करते हैं, तो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ओटोस्कोपी करेंगे। ओटोस्कोपी के थ्रू अपन क्या करेंगे, जो ईयर का इन जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसको एग्जामिन करेंगे, और जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है उसकी कंडीशन को इवेलुएट करेंगे, कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, उसका कलर कैसा है, इन सभी फाइंडिंग्स को नोट करेंगे। सीबीसी करेंगे। सीबीसी के अंदर अपन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को देखेंगे। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में क्या होता है कि जो डब्ल्यूबीसी का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो डब्ल्यूबीसी का लेवल देखेंगे, जिससे कि अपन चेक कर सके सीवियरिटी ऑफ डिसीज कितनी है। पस कल्चर करेंगे। पस कल्चर जो रहता है वो किसको आइडेंटिफाई करता है, जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं अपन, पस कल्चर करते हैं। हियरिंग टेस्ट करेंगे कि स्टेटस ऑफ हियरिंग अभी पर्सन का कैसा है। रेडियोग्राफिक टेस्ट करेंगे, उसमें अपन देखेंगे कि जो इन्फेक्शन होता है वो ईयर के अंदर कितना डैमेज कर चुका है और इरोजन कितना किया है, उस चीज़ को अपन आइडेंटिफाई करेंगे। देन अपन मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में अपन मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, सर्जिकल देखेंगे और नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे, जिसमें प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर देखेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। क्या होता है मेडिकल मैनेजमेंट में, अपन मेनली जो रहता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि लोकल ऑइंटमेंट ड्रॉप्स डालेंगे। अगर परफोरेशन, ईयर के अंदर परफोरेशन है, मतलब जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो क्या है, डैमेज हो चुकी है, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं, तो डायरेक्टली अपन कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं करेंगे, या वो लोकल एप्लीकेशन हो या फिर ऑइंटमेंट हो या ड्रॉप हो, किसी भी टाइप का कुछ भी नहीं डालेंगे। उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, सिस्टमिक जो एनाल्जेसिक होते हैं वो एडमिनिस्टर करेंगे, जो पेरेंटली और आईवी के थ्रू जो दिया जा सकता है, आईवी और आईएम के थ्रू दिया जा सकता है, वही अपन फॉलो करेंगे। सेकेंड है कि एनाल्जेसिक देंगे क्योंकि पेशेंट को बहुत पेन होगा, तो उस कंडीशन में पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक, और फीवर को रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक देंगे, जिसका एग्जाम्पल है पैरासीटामोल दे सकते हैं या इबुप्रोफेन भी दे सकते हैं। थर्ड है एंटीबायोटिक जो प्रिस्क्राइब होती है वो इसमें पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट लाइन जो एंटीबायोटिक होती है अमोक्सिसिलिन का यूज़ करते हैं, जिसकी डोज क्या होती है 80 to 90 mg पर केजी होता है, जो कि 7 to 10 डेज के लिए देते हैं। अगर इस मेडिसिन का रेजिस्टेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में अपन एमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवुनोलेट देंगे, एमोक्सिसिलिन, क्लेवुनोलेट। अगर ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग्स होती है, ये पेनिसिलिन कैटेगरी की ड्रग होती है। और अगर पेनिसिलिन कैटेगरी की ड्रग से अगर पर्सन को एलर्जी है, तो उस कंडीशन में अपन एजिथ्रोमाइसिन ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं और क्लेरिथ्रोमाइसिन भी ड्रग यूज़ कर सकते हैं। अब फोर्थ है अपन डिकंजेस्टेंट या एंटी हिस्टामिन्स देंगे, ताकि कंजेशन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन को रिलीव करने के लिए अपन डिकंजेस्टेंट दे सकते हैं। देन अपन सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट जिसका एम क्या होता है, रिलीव करना कंजेशन को, एंड देन वो जो पस है अंदर उसको ड्रेन करना, तो टू रिलीव कंजेशन बाय द ड्रेनेज ऑफ द पस। इसके अंदर माइनिंगो पंचर करते हैं, मेनिंगो पंचर करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज जो अंदर जो कंजेशन हो रहा है, कंजेशन को रिलीव करेंगे, कंजेशन को, और जो पस अंदर है, अंदर का जो पस डेवलप्ड पस है उसको ड्रेन आउट करने के लिए क्या करेंगे, मेनिंगो पंचर करेंगे। पंचर करके अपन जो भी पस होता है, एक्सुडेट होता है, उसको आउटसाइड दी
खींच लेंगे जिसकी वजह से या ड्रेन कर लेंगे जिसकी वजह से वहाँ पे रिलीफ, पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। माइनिंगोटोमी करेंगे। माइनिंगोटोमी का मतलब क्या होता है कि एक ओपनिंग करेंगे जिसके थ्रू पस को ड्रेन करेंगे एंड देन जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, जो भी वहाँ पे जो डैमेज हुआ है तो उसको क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। ग्रोमेट इंसर्शन करेंगे, टिम्पेनोप्लास्टी करेंगे, रिपेयरमेंट ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड मास्टेइडोक्टोमी करेंगे। मास्टेइडोक्टोमी जो बिहाइंड द ईयर जो स्पेसेस होती है उसके थ्रू एक ओपनिंग करेंगे एंड देन रिपेयरमेंट करेंगे। अब ओटाइटिस मीडिया के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं तो उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला होता है हियरिंग लॉस देखने को मिल सकता है, जिसका ये कौन सा हो सकता है कि या तो कंडक्टिव या सेंसोनिरल दोनों टाइप की जो हियरिंग एबिलिटी होती है उसको क्या करेगा, ये लॉस कर देगा या फिर उस इंसान को बहरा बना देगा। मास्टेडाइटिस करेगा, जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये एयर स्पेसेस जो एयर सेल्स होती है उसको और साथ में जो मास्टोइड प्रोसेस होती है उसको दोनों को अफेक्ट करता है। मास्टोइड प्रोसेस का काम होता है कि जो भी वॉइस आ रही है उसको उसके रेजोनेंस को मेंटेन करना। तो अगर उसको ये अफेक्ट कर जाए तो रेजोनेंस इंसान जो पर्सन रहेगा उसके अंदर मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से टिनाइटिस, वर्टिगो और डिजीनेस बहुत सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो रहती है वो परफोरेट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है और इसके अंदर रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फेशियल नर्व पाल्सी करेगा। फेशियल नर्व जो अपनी 7th क्रेनियल नर्व होती है उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे पाल्सी का मतलब होता है कि पैरालिसिस करना। तो जो फेशियल नर्व होती है उसको पैरालाइज कर देगा या उससे क्या बोलेंगे, बेल्स पाल्सी भी बोलेंगे। लेबिरेंथाइटिस करेगा। ये जो इन्फेक्शन होता है वो फर्दर इनर ईयर को भी अफेक्ट कर सकता है, स्प्रेड होके एंड देन वहाँ पे इन्फेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। देन डिस्कस करते हैं प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, जिसमें से अपन स्टार्ट करते हैं प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले अपना स्टेप होता है असेसमेंट करना, जिसके अंदर चेक फॉर फीवर, ईयर पेन एंड डिस्चार्ज। चेक करेंगे पेशेंट को कोई फीवर तो नहीं है, टेम्परेचर लेंगे, वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे एंड देन पेन स्कोर के थ्रू अपन पेन का लेवल देखेंगे एंड डिस्चार्ज को अपन ओटोस्कोप के थ्रू असिस करेंगे, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा असिस करेंगे हियरिंग एबिलिटी को, हियरिंग एबिलिटी लॉस तो नहीं हुई है, अगर लॉस हुई है तो कितनी हुई है एंड देन डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। इंस्पेक्ट करेंगे कोई ईयर ड्रेनेज तो नहीं, ईयर का ड्रेनेज का कलर कैसा है, वॉल्यूम कितना है और कितना ड्रेन हो रहा है उस चीज़ को। रिव्यू करेंगे लैब टेस्ट को, जो भी CBC होती है उसको देखेंगे, उसमें WBC का लेवल चेक करेंगे एंड देन अगर एबनॉर्मलिटी आती है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। अब देखते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में होता है एक्यूट पेन होता है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन इन मिडिल ईयर एज एविडेंस बाय वर्बलाइजेशन एंड असेसिंग पेन स्कोर। इसमें जो एक्यूट पेन होता है उसके लिए बना सकते हैं, क्योंकि पेशेंट में सबसे पहले पेन का ही बनता है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, आगे जो फर्दर रिस्क ऑफ मतलब फर्दर इन्फेक्शन ना हो, इस चीज़ के लिए अपन को रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का बनेगा, जिसमें रिलेटेड टू बैक्टीरियल इन्वेजन ऑफ मिडिल ईयर एंड स्ट्रक्चर। एम्पेयर्ड हियरिंग एबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक्सुडेट फॉर्मेशन होगा। एक्सुडेट फॉर्मेशन की वजह से जो सराउंडिंग होगी ईयर की, जैसे कि ओसिकल्स होती है और जो सराउंडिंग होगी ईयर की, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ओसिकल्स, इन सबको अफेक्ट करेगा मास्टोइड, तो इन सबको अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो नॉर्मल हियरिंग जो पाथवे जो रहता है वो क्या हो जाता है, कंजस्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से हियरिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इम्पेयर्ड हियरिंग रिलेटेड टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन और डैमेज इन मिडिल ईयर। ओके, एंड देन एंजाइटी रहेगी पेशेंट को सर्जरी और हियरिंग लॉस से रिलेटेड। एंड देन इसका इंटरवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, तो इंटरवेंशन असिस करेंगे लोकेशन, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ पेन, ठीक है, असिस करेंगे लोकेशन, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन। देन एडमिनिस्टर करेंगे जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है लाइक एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, इनको अप्लाई करेंगे। वार्म कंप्रेशन टू अफेक्टेड एरिया। इनकरेज रेस्ट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। मेंटेन ईयर हाइजीन एंड कीप द ईयर ड्राई, बिकॉज हाइजीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को बहुत इन्फेक्शन है और अगर अपन ने हाइजीन नहीं रखी तो और फर्दर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जब भी अपन ईयर ड्रेसिंग करेंगे तो असेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना है, प्रोवाइड करना है इमोशनल सपोर्ट,
एंड देन इंस्ट्रक्ट करना है, कीप द पेशेंट ड्राई, ईयर को ड्राई रखना है और उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, स्विमिंग, वॉशिंग और इन सब चीज़ों से ईयर को बचाना है। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर पढ़ लिया अपन ने। अब देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या क्या होती है। तो सबसे पहले असेस करेंगे पेशेंट को, असेसमेंट में वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, एंड देन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर कॉन्शियसनेस तो नहीं है, पेन कितना है, पेन स्कोरिंग करेंगे, ईयर ड्रेसिंग करेंगे, ईयर ड्रेसिंग जो रहती है असेप्टिक टेक्निक के थ्रू करना है, ईयर ड्रेसिंग को असिस्ट करेंगे, ड्रेनेज है तो नहीं इस चीज़ को असिस्ट करेंगे, हियरिंग स्टेटस, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे अपन असिस्ट करेंगे। अब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बन सकता है इसमें, एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन एंड टिश्यू ट्रॉमा एज एविडेंस बाय पेन स्कोर स्केल। ठीक है, कि आफ्टर सर्जरी में पेशेंट को एक पेन रहेगा तो उसका एक डायग्नोसिस बनाएंगे। देन सेकंड है रिस्क फॉर इंजुरी रिलेटेड टू डिस्टर्बेंसेस ऑफ इनर ईयर एंड बैलेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा, रिस्क फॉर इंजुरी पेशेंट के फॉल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज ओटाइटिस मीडिया जो रहता है वो इनर ईयर को भी अफेक्ट करता है। इनर ईयर के अंदर वेस्टिबुलर और कोक्लियर जो होता है वो क्या करता है, बॉडी बैलेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करके रखता है। लेकिन अगर इनमें कोई डिस्टर्बेंसेस आ जाता है तो पेशेंट को वर्टिगो, मतलब एक्सेसिव डिजीनेस पेशेंट को फील होगी, वर्टिगो फील होगा, जिसकी वजह से वो कहीं भी फॉल होने के चांसेस होंगे। एंड देन इम्पेयर्ड हियरिंग रिलेटेड टू पोस्ट ऑपरेटिव ईयर पैकिंग और फ्लूइड एक्यूमुलेशन। हियरिंग एबिलिटी उनकी क्या रहेगी, इम्पेयर रहेगी, बिकॉज अपन ने क्या किया है कि पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली ईयर को पैक कर दिया, या फिर ईयर को पैक करने की वजह से क्या होता है कि पाथवे जो रहता है वो क्लियर ना होने की वजह से कुछ चीज़ें सही से समझनी पड़ेगी। नॉलेज डेफिसिट बनाएंगे, नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू होम एंड सेल्फ केयर आफ्टर ईयर सर्जरी। ओके, एंड देन इसका इंटरवेंशन क्या क्या हो सकता है, इस चीज़ को देखेंगे, असिस्ट करेंगे पेन इंटेंसिटी साइट कैरेक्टरिस्टिक रेगुलरली, एंड देन एडमिनिस्टर करेंगे जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती है लाइक एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंड देन मेंटेन करेंगे कंफर्टेबल पोजीशन विद ऑपरेटेड ईयर अपवर्ड। इसमें देखेंगे कि पेशेंट जो रहता है, पेशेंट वो जो अफेक्टेड ईयर होता है जिसमें सर्जरी की गई है वो उस साइड मतलब अपवर्ड पोजीशन में रख रहा है या नहीं रख रहा है, इस चीज़ को असिस्ट करेंगे। एंड देन प्रोवाइड करेंगे काम, क्वाइट और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, एंड देन ऑब्जर्व करेंगे ईयर ऑफ ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, चेंज ड्रेसिंग और विद स्टेराइल टेक्निक, एंड देन असिस्ट करेंगे एम्बुलेशन अंटिल बैलेंस रिटर्न। एम्बुलेट करेंगे, पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जब तक कि बैलेंस रिटर्न ना हो जाता है। ठीक है, और देखेंगे मेंटेन सेल्फ इन्वायरमेंट, जो मेंटेन सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट के आसपास कोई हजार्डियस मटेरियल या शार्प मटेरियल नहीं रखेंगे जिससे कि उसको इंजरी होने के चांसेस होते हैं। एंड देन असिस्ट करेंगे हियरिंग डेली आफ्टर रिमूवल ऑफ ईयर पैकिंग जब भी रिमूव करेंगे तो पेशेंट अपन असिस्ट करेंगे कि पेशेंट की हियरिंग एबिलिटी नॉर्मल है या नहीं है, या फिर कम तो नहीं हुई है। अगर कम होती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। प्रोवाइड रिटर्न इंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ हियरिंग डिफ़िकल्टी, अगर पेशेंट को हियरिंग सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हियरिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में अपन रिटर्न इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। अवॉइड करेंगे ब्लो नोज़ को ब्लो ना करें, स्नीजिंग और कफिंग से भी अपन प्रोटेक्ट करेंगे। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक ओटाइटिस मीडिया फिनिश हुआ, एंड देन ये सीरीज़ ऐसे ही रहेगी। सो गाइज, प्लीज़ आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।